अच्छा, टुडे वी नीड टू स्टार्ट ऑफ विथ चैप्टर नंबर 5। हमने चैप्टर नंबर 4 तक कवर किया था और आज हमें चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। अच्छी बात यह है, चैप्टर नंबर 5 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी चैप्टर है। आई थिंक आपको आता भी होगा। स्टेक होल्डर्स का मतलब पता है? स्टेक होल्डर्स, व्हाट डू वी मीन बाय स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स का मतलब पता है? वो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? देखो, स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग या वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस या वो सारे ग्रुप्स जो आपके बिजनेस एक्टिविटी में, वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो आपके डिसीशंस से अफेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें मेरिटोरियस, ठीक है, अब ये एक बिजनेस है। इस बिजनेस के मेन स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? वो कौन लोग हैं जो इनकी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हैं या उनसे अफेक्ट होते हैं? तो अगर मैं स्टेक होल्डर्स की बात करूं, सोसाइटी, स्टूडेंट्स, टीचर्स और गवर्नमेंट टैक्स पर्पसेस के लिए, गुड, बैंक्स लोन वगैरह के लिए, है ना, कंपैटिटर्स में भी, है ना, और सप्लायर्स जो प्रिंटिंग और फोटोकॉपियर्स और ये सब हमारे होंगे। तो अल्टीमेटली मेरिटोरियस बिजनेस के जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे ना, वो मैं दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूँ। एक होता है इंटरनल स्टेक होल्डर और एक होते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग होते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर्स और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की देखो लिस्ट भी बनी हुई है यहाँ पे। इंटरनल स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आ जाता है? ओनर्स, जिसको हम शेयर होल्डर्स भी कहते हैं, जो कंपनी के मालिक, जो बिजनेस के मालिक होते हैं। वर्कर्स और मैनेजर्स दोनों ही एम्प्लॉयज़ होते हैं डेफिनेटली। बस वर्कर्स जो है वो थोड़ा सा जूनियर स्टाफ के लिए इस्तेमाल होता है और मैनेजर थोड़ा सा सीनियर मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। लेकिन why would the workers be interested, why would the managers, ये चलो, why would the employees be interested in a business activity? क्या कंसर्न है उसका, उनका? what is their objective in the business? एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जॉब सिक्योरिटी उनको मिले, अच्छी सैलरी उनको मिले, और उनकी वर्किंग कंडीशंस उनको अच्छी मिलें, उनको सेफ फील हो जब वो नौकरी पे आते हो। ये उनका ऑब्जेक्टिव होगा। अच्छी से अच्छी सैलरी हो, रिस्पेक्ट हो। ओनर्स चाहते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड्स मिलें, है ना, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हम कमा सकें मे बी। कस्टमर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कस्टमर्स का ऑब्जेक्टिव होगा लोएस्ट पॉसिबल प्राइस या फेयर प्राइसेस एंड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, बेस्ट डिलीवरी सर्विसेज, बेस्ट आफ्टर सेल्स, बेचने के बाद भी अगर कोई मसला हो तो हमें सही सर्विस दी जाए। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा कि टैक्स ज़्यादा मिले। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा कि उस बिजनेस से हम ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकें। समझ रहे हो? सप्लायर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सप्लायर्स सप्लायर्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक खरीदें, जल्द से जल्द पेमेंट्स करें, उनको ऑर्डर्स मिलें, उनको कस्टमर बेसिकली मिले। और सप्लायर चाहते होंगे कि अच्छी से अच्छी प्राइस हम बिजनेस को चार्ज कर सकें। बैंक्स बैंक्स क्या चाहते हैं? बैंक्स चाहते हैं कि लोन्स, गुड, लोन्स अच्छे से अच्छे हमसे लें, इंटरेस्ट टाइम पे करें। सिमिलरली सोसाइटी चाहती है कि पोल्यूशन ना करें, हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से इस्तेमाल करें, उनको डिप्लीट ना करें। बेसिकली एवरी स्टेक होल्डर ग्रुप will have a certain set of objectives. Every stakeholder will have a certain set of objectives, and ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर वक्त हर स्टेक होल्डर को खुश रखें। ऐसा नहीं हो सकता है। याद रखना, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं ना,
कोई भी डिसीजन, जैसे हमने डिसीजन लिया है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बढ़ाओ। हमने ये डिसीजन लिया है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी 5-5 हज़ार रुपये बढ़ा देते हैं। लेकिन उससे पता है क्या होगा? एम्प्लॉयज़ जो है ना वो तो बहुत खुश होंगे, भाई गुड सीन्स चिलिंग हो रही है, भाई पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन शायद एट द सेम टाइम जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो परेशान हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि यार प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। फिर गुड पॉइंट महद। कस्टमर सोचेगा कि यार ये कॉस्ट बहुत बढ़ गई, इनकी तो प्राइस बढ़ रही है, क्या सीन है। तो वो भी एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। द पॉइंट इज कि आप जब किसी एक स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करने जाओगे तो फिर किसी और स्टेक होल्डर, यानी कि अ पॉजिटिव फॉर वन स्टेक होल्डर विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव फॉर अनदर स्टेक होल्डर ग्रुप। समझ रहे हो? यानी कि आप कोई भी डिसीजन लोगे तो सम ऑफ द स्टेक होल्डर्स विल बी हैप्पी एंड सम ऑफ द स्टेक होल्डर्स माइट नॉट बी हैप्पी। लेकिन इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट इन स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव्स। क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट इन स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव्स। एंड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई झगड़ा हो गया, कोई लड़ाई हो गई, इस तरह का सीन नहीं है। इट्स नॉट अ फाइट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि यार एवरी पर्सन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एट एनी वन गिवन टाइम। तो हम क्या करेंगे? हम फिर अपने स्टेक होल्डर्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। हम अपने स्टेक होल्डर्स को चेक करते हैं कि कौन सा स्टेक होल्डर हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं कि हर स्टेक होल्डर खुश रहे। हम चाहते हैं कि हर स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड रहे, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है बिजनेस में। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर हमें मैनेज, इसको कहते हैं स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना पड़ता है। समझ रहे हो? लेकिन बस हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो स्टेक होल्डर्स है ना, इन स्टेक होल्डर्स में तीन चीज़ें आपको आनी चाहिए। तीन। नंबर वन, रोल्स। नंबर टू, राइट्स। एंड नंबर थ्री, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो, हर स्टेक होल्डर से रिलेटेड हमें तीन चीज़ें आनी चाहिए। रोल्स, कि वो कौन लोग हैं, कौन है वो लोग। राइट्स, राइट्स का मतलब होता है कि उनके हक, हुकूक क्या है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। हर स्टेक होल्डर से रिलेटेड हमें तीन चीज़ें आनी चाहिए। तीन। जैसे अगर मैं एम्प्लॉयज़ की बात करता हूँ, ठीक है? अगर मैं एम्प्लॉयज़ की बात करता हूँ, वो कौन लोग होते हैं? एम्प्लॉयज़ कौन लोग होते हैं? एम्प्लॉयज़ वो लोग होते हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन रिटर्न ऑफ अ सर्टेन कॉम्पनसेशन। वो अपना टाइम आपको देते हैं, वो अपनी एनर्जी आपको देते हैं, सर्विसेज आपको देते हैं, और इन रिटर्न फिर वो कुछ कॉम्पनसेशन, सैलरी अमाउंट लेते हैं। ठीक है? फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल सर्विस भी हो सकता है। ठीक है ना? मतलब इट कैन बी मेंटल सर्विस, जो दिमागी काम होते हैं। ठीक है? इसी तरह रोल्स हो गया। एम्प्लॉयज़ के हक की बात करते हैं, राइट्स। लेट्स टॉक अबाउट राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। उनका राइट ये है कि उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। उनका राइट ये है कि उनको सैलरी टाइम पे दी जाए। उनका राइट ये है कि उनकी रिस्पेक्ट की जाए। उनका राइट ये है कि उनको अनफेयरली डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। ऐसा नहीं हो कि उनको कलर, रिलीजन, इस बेस पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। ठीक है? और उन ये हक हो गया। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी ये है कि वो अच्छे से काम करे, वो लॉयली एंड ऑनेस्टी के साथ काम करे, वो कंपनी की इंफॉर्मेशन बाहर डिस्क्लोज ऐसे ना कर दे, एफिशिएंट रहे, कस्टमर्स को बेस्ट पॉसिबल सर्विस दे। गुड पॉइंट्स। ठीक है? तो पॉइंट इज कि हर स्टेक होल्डर से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कि वो कौन लोग होते हैं, उनके राइट्स क्या होते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट? स्टेक होल्डर्स समझ आता है? जैसे अब सप्लायर्स हैं, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट सप्लायर्स। एग्जाम में अगर सप्लायर्स की बात आती है तो वो कौन लोग होते हैं? सप्लायर्स, सप्लायर्स वो लोग होते हैं। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। अच्छा, खैर,
तो सप्लायर्स, वी टॉकिंग अबाउट सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन लोग होते हैं? वो लोग जो हमें प्रोडक्ट या कोई चीज़ या कोई सर्विस दे रहे होते हैं इन रिटर्न ऑफ अ सर्टेन अमाउंट। उनका राइट क्या है? व्हाट आर द राइट्स ऑफ सप्लायर्स? उनका हक क्या है? पेमेंट उनको टाइम पे, गुड यार, पेमेंट उनको टाइम पे दी जाए। उनको अ, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फुलफिल की जाएं। और उनकी जिम्मेदारी ये है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो फिर फेयर क्वालिटी दें, फेयर प्राइसेस चार्ज करें, जायज़ क्वालिटी दें आपको। ठीक है। और द पॉइंट इज, हमने अभी तक ये पढ़ा, स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग, वो सारे ग्रुप्स, वो सारे इंडिविजुअल्स जो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं या वो आपके बिजनेस के डिसीशंस से अफेक्ट होते हैं। एंड ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे मेरिटोरियस के लिए एम्प्लॉय, टीचर जो है वो एक डायरेक्ट स्टेक होल्डर है। तुम लोग एक डायरेक्ट स्टेक होल्डर हो क्योंकि एक्टिवली इन्वॉल्व हो। ठीक है। लेकिन लेट्स से सोसाइटी है, बराबर में कोई घर वाले हैं या बिल्डिंग्स हैं, तो वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, बट वो इनडायरेक्ट हैं। वो क्योंकि वो पार्किंग है और ये शोर है और इन सब चीज़ों से अफेक्ट होते हैं, तो वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं। सो माई पॉइंट इज के स्टेक होल्डर्स, आई थिंक आपको समझ आया, दो तरह के हो गए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। एंड विद इन द कंपनी वाले जो लोग होते हैं उनको कहते हैं इंटरनल, एंड जो आउटसाइड द कंपनी होते हैं उसको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ये हमने लिस्ट देखी कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं और एक्सटर्नल कौन होते हैं। और हमने ये देखा कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर स्टेक होल्डर को कंटिन्यूसली सेटिस्फाइड रखो, बिकॉज कोई ना कोई स्टेक होल्डर आपके डिसीजन से शायद डिससेटिस्फाई या डिसअपॉइंट हो सकता है। ठीक है। और एक सेकंड पहले लेक्चर सुन लेते हैं फिर कॉपी करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स, इस चैप्टर का नाम क्या है देखो, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव्स। हमने अभी बात की है स्टेक होल्डर। ये चैप्टर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत छोटा है, आसान है, तो इसको तो आप याद ही कर लेना, छोड़ना ही नहीं, मतलब ये इजी भी होता है बेसिकली। और बिजनेस ऑब कोई सवाल अगर आता हो तो प्लीज़ आप पूछ लो, एनीथिंग। ऑल गुड। कॉपी हम थोड़ी देर में करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं ज़रा। साउंड गुड? क्लियर? सही है, गुड। अच्छा देखो, ऑब्जेक्टिव्स, मेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब पता है ना? ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स, एम्स, टारगेट्स, वो टारगेट जिसकी तरफ बिजनेस काम कर रहे होते हैं या कर रहा होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। एंड ऑब्जेक्टिव रखना डेफिनेटली ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस को अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली पता हो। ऑब्जेक्टिव सेट करने से फ़ायदा क्या होता है? what is the importance of setting objectives? You have to stay responsive, please, come on. What are the importance of objectives? क्या फायदे होते हैं बिजनेस को अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करके काम करते हैं? क्लियर डायरेक्ट, उनको सबसे पहला क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन, उनको पता होता है कि यार किस तरीके से काम लेके चलना है। ठीक है। गुड डिसीशंस, डिसीजन जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव होगा ना, जैसे आज की मेरी क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये चैप्टर 5 का रिवीजन कंप्लीट करना है, और दिस इज हाउ इट शुड गो। अब मेरा जब ऑब्जेक्टिव माइंड में होगा तो आई नो दैट क्या मैं अपनी परफॉर्मेंस सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपेयर कर सकता हूँ। मैं अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो रही होगी तो मुझे डिसीजंस लेने में हेल्प होगा कि नहीं यार आज क्लास हम इधर तक लेके जाएंगे और एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, वट एवर, आई कैन टेक डिसीजंस। पॉइंट समझ आ रहा है? मोटिवेशन, मोटिवेशन तो बहुत ही बड़ा पॉइंट है। आपके पास टारगेट होगा तो आपके पास मोटिवेशन होगी ना कि यार ये करना है। टारगेट ही नहीं होगा तो बस करना है, चलो चलो यार, ये वाला सीन हो जाएगा। ठीक है। क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलता है, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है, और मोटिवेशन होता है लोगों के लिए, आपके लिए। परफॉर्मेंस
इसको कहते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू। परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए भी यूज होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि अ, आप अपने एक्चुअल्स और ऑब्जेक्टिव्स को कंपेयर भी करते हो। लेट्स से आपका ऑब्जेक्टिव था कि आपको 50 यूनिट सेल करने हैं और आपने एक्चुअली 30 यूनिट सेल किए, तो आप उनको कंपेयर भी करते हो। ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता तो कंपेयर किससे करते हैं? कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो ऑब्जेक्टिव रखा था क्या वो अचीव हुआ या वो अचीव नहीं हुआ, क्या आपने अच्छा परफॉर्म किया, क्या आपने बुरा परफॉर्म किया। आई कैन कंपेयर, ठीक है। कैन कंपेयर विद अदर बिजनेसेस? आई डोंट थिंक सो महत, बिकॉज अदर बिजनेस के साथ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको कोई क्यों बताएगा बिजनेस, ठीक है। गुड, लेकिन ओवरऑल गुड। खैर, ऑब्जेक्टिव्स मेन आपने क्या क्या पढ़े होंगे? बिजनेस सर्वाइवल। बिजनेस सर्वाइवल याद है क्या होता है बिजनेस सर्वाइवल? कि जब कोई नया बिजनेस होता है, जैसे अभी कोविड के हालात में बहुत सारे बिजनेस स्ट्रगल कर रहे थे, है ना। जब आप कोई नए बिजनेस होते हो, जब आप कोई स्ट्रगलिंग बिजनेस होते हो, जब कोई प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, हालात अच्छे नहीं होते हैं, तो आप अपने बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव रख लेते हो कि बस दुकान चल जाए, मतलब किसी तरह बस वो टाइम वक्त गुजर जाए किसी तरह। दैट स्टेज इज नोन एज सर्वाइवल, दैट ऑब्जेक्टिव इज नोन एज सर्वाइवल। एंड डेफिनेटली एक बिजनेस अ, हर वक्त तो नहीं सर्वाइवल पे रहना चाहेगा, लेकिन देयर कैन बी टाइम्स जब आपको बाय फोर्स सर्वाइवल पे जाना पड़ता है। फिर एक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ट्राइंग टू इंश्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सको। और प्रॉफिट ज़्यादा होने से फिर ज़ाहिर है उसकी मोटिवेशन भी होती है, रिवॉर्ड होता है बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट का। तो आपको एक मोटिवेशन रहती है कि हाँ यार देखो हम मेहनत कर रहे हैं तो प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। एंड एक और ऑब्जेक्टिव होता है रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स। ये बेसिकली प्रॉफिट से ही लिंक होता है, लेकिन रिटर्न्स का बेसिक होता है कि अगर आप लेट्स से कंपनी हो, तो कंपनी विल वांट कि हम अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जो है वो हम शेयर होल्डर्स को दे सकें, ताकि हमारे शेयर होल्डर जो हैं वो खुश रह सकें। और वो खुश रहेंगे तो अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड करेंगे या हम में और इन्वेस्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली उनको खुश रखना भी एक बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। देन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स इज ग्रोथ। ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। और काफ़ी सारे बिजनेसेस डेफिनेटली ग्रोथ अपना ऑब्जेक्टिव रखते हैं। अगर वो सेटल हो जाते हैं, सरवाइव कर लेते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स कमा लिए होते हैं, तो probably they might want to grow their business by launching new products। जैसे मैकडोनल्ड्स अक्सर करता रहता है, फ्रेंचाइजीज ओपन होती रहती हैं, नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, आउटलेट्स आते, तो आप एक्सपैंड करते चले जाते हो। जैसे उबर ने करीम को टेक ओवर किया, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ। जैज ने वारिद को टेक ओवर किया, दैट वाज ऑल्सो ग्रोथ। ग्रोथ इज वन ऑफ द मेजर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। मार्केट शेयर क्या होता है? मार्केट शेयर होता है कि पूरी जो मार्केट है या पूरा जो मार्केट साइज है, लेट्स से अगर आपके मुल्क में 500 कस्टमर्स हैं टोटल, उसमें से 300 आपके पास हैं, तो दैट इज़ आपका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है। मार्केट शेयर मार्केट शेयर जितना ज़्यादा होगा ना, इसका मतलब कि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उस मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे खरीद रहे हैं, ठीक है। और मार्केट शेयर ऑब्वियसली याद रखना, इट्स नॉट इक्वल टू प्रॉफिट्स। प्रॉफिट और मार्केट शेयर सेम नहीं होता है। मार्केट शेयर ज़्यादा होगा, हाँ, तो प्रॉफिट जनरली ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि मैं, समझो फ़ोन्स बेचता हूँ, ठीक है। अब फ़ोन मैं इतना सस्ता बेच रहा हूँ कि वो लॉस में बेच रहा हूँ, ऐसा हो सकता है ना। मतलब ये टी शर्ट सेल करता हूँ मैं और ये टी शर्ट बेच रहा हूँ 100 रुपये की, मतलब मैं 100 रुपये की अगर बेचता हूँ तो कस्टमर तो बहुत आएंगे और मार्केट शेयर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, बट प्रॉफिट शायद ना आए।
प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, इतना सस्ता बेच रहे हो। तो याद रखना कुछ बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी तरह मार्केट शेयर आए पहले, क्योंकि पहले कस्टमर आ जाएंगे ना, फिर प्रॉफिट बाद में करेंगे। जोंग ने जैसे किया था कि पहले बहुत ही सस्ता सस्ता बेच रहे थे सिम, फिर उसके बाद उन्होंने अब कमा रहे हैं। समझ रहे हो। और एक और ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम कहते हैं सर्विसेज टू द कम्युनिटी, प्रोवाइडिंग सर्विसेज जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं। एदी चीपा ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका जो मेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम एंड गुड सर्विसेज टू द पीपल, टू द सोसाइटी। एंड ये जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, these objectives will keep on changing, right? These objectives will not stay constant, will keep on changing. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर वक्त एक ही ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हो। क्यों ऑब्जेक्टिव्स चेंज क्यों होते हैं? Why will the objectives change? Why will the objectives change over time? जब एक अचीव कर लेंगे तो फिर दूसरा, है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे आप आपके नंबर ऑफ इयर्स भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ इयर्स इन बिजनेस। जैसे जैसे आप नए बिजनेस होते हो तो फिर ज़ाहिर है वो सर्वाइवल करता है, फिर आहिस्ते 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 ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं। जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज होते हैं। जैसे जैसे मुल्क के हालात बदलते हैं वैसे वैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स भी बदलने चाहिए। जैसे पिछला पूरा साल कोविड में डाउनफॉल था, तो डेफिनेटली बहुत सारे बिजनेसेस ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सर्वाइवल अपना ऑब्जेक्टिव बनाया कि यार फिलहाल सर्वाइव कर जाओ, फिलहाल मार्केट शेयर मेंटेन कर लो किसी तरह। ठीक है। काफ़ी सारे बिजनेस सर्वाइव भी नहीं कर सके। खैर, ऑब्जेक्टिव्स विल चेंज, चेंजेस इन competitive conditions। competitive conditions जैसे नोकिया का ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया था, बहुत ऊपर था तो उनका तो मेन ग्रोथ और प्रॉफिट्स ऑब्जेक्टिव था, लेकिन फिर जब एप्पल और ये सब इंडस्ट्री में आए तो नोकिया ने अपना सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट से हटा के सर्वाइवल पे ले गए ना, टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से। सो द पॉइंट इज objectives will not stay the same always. Objectives will keep on changing, objectives will keep on evolving। ठीक है। और चैप्टर 5 में दो मेन एरियाज हैं, एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिस्कशन है और एक स्टेक होल्डर्स के ऊपर डिस्कशन है। हमने पहले स्टेक होल्डर्स के ऊपर डिस्कशन किया और अब हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिस्कशन किया। नाउ इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट और इफ़ यू वांट टू कॉपी, स्क्रीनशॉट ले लो, यू कैन कॉपी इट लेटर, या फिर पीडीएफ भी इसका मैं सेंड कर सकता हूँ। जो जस्ट टेक 5 मिनट्स, इसको गो थ्रू करें, कॉपी करना चाह रहे हैं कॉपी करें, 5 मिनट के बाद बात करते हैं, लेकिन इसको कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी कर लो, मसला नहीं है। और ask anything if you want to, please। Mufli is also done। Okay। देखो चैप्टर नंबर 5 अब आप लोगों को क्लोज करना होगा। ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 का जो होमवर्क है उसमें जो भी रिमेनिंग डेफिनेशन है मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ काट रहा हूँ तो वो नहीं करनी। ठीक है। आपको ये मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम प्लान मिक्स्ड नहीं करना, प्राइवेटाइजेशन नेशनलाइजेशन नहीं करना। ठीक है। स्टेक होल्डर्स सैनर्जी नहीं करना। अरे हाँ, सोशल एंटरप्राइज ये मैं आपको लिखवाऊंगा बाद में। ठीक है, इसको छोड़ दें अभी आप। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ, सर्वाइवल, मार्केट शेयर, रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, इनकी आप प्रॉपर अच्छी अच्छी डेफिनेशन लिखेंगे। और अगर आप प्रॉपर अच्छे रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हो तो पहले आप बुक रीडिंग करेंगे। इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि मैं आपको बुक भी रीड करवाऊँ खोल के। आपको बुक रीड करनी पड़ेगी। नाउ यू आर ग्रोन अप्स। ठीक है, बुक आपको रीड करनी पड़ेगी। बुक को प्रॉपर गो थ्रू कर लो एक दफ़ा। उसके बाद आपको जब अभी स्कूल स्टार्ट होंगे अगस्त से, तो आपको फिजिकली नोट्स भी दूंगा, तो आप नोट्स भी गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है। और लेकिन पहले इस ड्यूरिंग दिस फर्स्ट टाइम आप बुक एक दफ़ा प्रॉपरली एक A to Z टाइम लगा के रीड कर लें। ठीक है। Define provision of services as a business objective। Provision of services is where an organization mainly aims to provide या to work for the welfare of the society rather than maximizing profits। सही है। जवाब
वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हो, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और गुड क्वेश्चन। और इसके बाद जो एक्टिविटीज़ बची हैं अब आपके पास, आइडेंटिफाई 6 मेन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाई 3 main reasons why the profits are important, identify 3 main situations when the business may keep survival, और 37 में आपको खैर टेबल दिया हुआ है, लेकिन टेबल आपको बनाना नहीं है। सवाल पढ़ता हूँ, देखो 37 देख रहा हूँ। Fill in the following table clearly, stating 2 features of each stakeholder group and 2 main objectives that each stakeholder group may have. आप ये रीड करोगे बुक से, पूरा टेबल बना हुआ है बुक में, और फिर हर स्टेक होल्डर के बारे में एक पैराग्राफ बनाओगे। मतलब जैसे ओनर्स के बारे में एक प्रॉपर पैराग्राफ नोटबुक्स में, अपनी होमवर्क नोटबुक्स में, वर्कर्स के ऊपर पैराग्राफ, मैनेजर्स के ऊपर, कस्टमर्स के ऊपर, गवर्नमेंट, बैंक्स एंड होल कम्युनिटी, हर स्टेक होल्डर के ऊपर प्रॉपर एक एक बड़ा बड़ा 6 6 7 7 लाइन का समझो पैराग्राफ बनेगा कि आपने ओनर्स कौन होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनके राइट्स क्या होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो बेसिकली आप वही रोल्स, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख सकते हैं। ठीक है, और ये टेस्ट नहीं होता, ये आपकी नॉलेज को पक्का करने के लिए होता है। तो राइट एज मच एज यू कैन इज द रूल। आप रीड करो बुक और उसको फिर अपने वर्ड्स में या डिस्कशन में लिखो, जितना समझ आता है, सही गलत वॉट एवर, जस्ट राइट इट डाउन। तरीका समझ आ रहा है? एक्टिविटीज़ आपको करनी होंगी 31 till 37, एंड डेफिनेशंस आपको करनी है चैप्टर नंबर 5 के लिए 41 till 49 except for 42 and 43. That is what the homework of chapter 5 will be. Is it clear, everyone? And this handout, yes, you can get this handout from LMS. पूरा handout है वहाँ पे, तो वहाँ से आप उठा लो। और अगर कोई चीज़ पूछनी है तो please do let me know. Anything, any questions?